Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And today we are going to discuss a very interesting chapter. Name of the chapter is deductions. ठीक है जी. And I believe that ये chapter जो है आपके पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. रीजन बीइंग इज कि आज चाहे मैं सैलरीड क्लास हूँ, चाहे मैं बिजनेस करता हूँ, चाहे मेरे पास सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, हर पर्सन कुछ ना कुछ डिडक्शंस क्लेम करता है. और इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये चैप्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है जो इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो इसीलिए ये चैप्टर को हम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना भी होता है कि ये चैप्टर किस तरीके से बनाया गया था और इसको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए था. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम आपको समझ आएगा ये पूरा चैप्टर. भले ही आपने इसको किसी भी लेवल पे पहले पढ़ा हो, चाहे आपने बीकॉम लेवल पे पढ़ा हो, चाहे एक्जी लेवल पे पढ़ा हो, चाहे फाइनल में ही पढ़ा हो, लेकिन जब आप मेरे साथ ये चैप्टर आज आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये चैप्टर सही मायने में हमें आज ही समझ आया है. हमें इससे पहले करा जरूर था हमने, बट हमने उसको एक तरह से रटा था. ठीक है. यस सर. तो ये चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से प्रोविजन किस तरीके से समझने चाहिए. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जिन लोगों को डिडक्शंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी 5 हेड्स में इनकम होती है. इन पांचों हेड्स की इनकम को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाती है. ठीक है जी. आउट ऑफ दिस ग्रॉस टोटल इनकम गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है सर्टेन डिडक्शंस. अब ये जो डिडक्शंस है ना, ये वैसे तो सेक्शन 80C टू 80U में आती है, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. कई बार बच्चा मुझसे पूछ लेता है, सर ये चैप्टर 6A का क्या मतलब है. देखिए, जब हम बेयर एक्ट खोलेंगे ना, इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे आप, तो यू विल सी द प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स. और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 6A, तो दिस इज नॉट चैप्टर ऑफ माय बुक, दिस इज चैप्टर एज पर इनकम टैक्स एक्ट. ओके सर. तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6A जो है, दैट इज मेंट फॉर डिडक्शंस. ठीक है सर. तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और ईदर वी कैन यूज द वर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U. ठीक है सर. तो बेसिकली मुझे आपको क्या पढ़ाना है इस चैप्टर में कि ये जो डिडक्शंस हम लोग क्लेम करेंगे, पहले तो गवर्नमेंट ये जो डिडक्शन है वो हमें कैसे देती है, क्यों देती है, और किस किस बात के लिए देती है, किस किस चीज के लिए देती है. ठीक है सर. ठीक है जी. तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक डिवीजन दिखाना चाहता हूँ, वो आपने ध्यान से देखना है. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फुली अमेंडेड पढ़ाऊंगा बच्चे, एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, एप्लीकेबल फॉर दिसंबर एज वेल एज जून 2020. तो जितने बच्चे जून 2020 या दिसंबर 2020 में अपीयर करेंगे, दोनों के लिए ये चैप्टर जो है एप्लीकेबल रहेगा और अमेंडेड रहेगा. ठीक है सर. स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए, जब हम इस चैप्टर को खोलेंगे ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो इस चैप्टर को ना इन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है जी. तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो वी हैव 5 डिविजन्स ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. अब गवर्नमेंट ने ये जो डिडक्शंस दिया, ये किन वजहों से दिया, उसको इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया. ठीक है जी. मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर. देखिए, जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जो इन्होंने पार्ट ए बनाया, इसमें इन्होंने रूल्स ऑफ डिडक्शंस लिखे हैं. इसका मतलब डिडक्शंस को क्लेम करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो रूल्स इन्होंने पार्ट ए में लिखे हैं. ठीक है जी. तो इसके अंदर हम सेक्शन 80A पढ़ेंगे, 80AC पढ़ेंगे. 80A और 80AC ये हमें ये नहीं बताएंगे कि हमें किस चीज का डिडक्शन मिलेगा. इंस्टेड ये हमें ये बताएंगे कि व्हाट आर द जनरल रूल्स फॉर द डिडक्शंस. ठीक है सर. पार्ट बी में जो डिडक्शंस है ना, वो हमें मिलती है बिकॉज ऑफ सर्टन पेमेंट्स. हमने कहीं पर कुछ पेमेंट्स करी होंगी. ठीक है ना. कहीं पर हमने कुछ पेमेंट्स करी होंगी, जैसे हमने मान लो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रीमियम दिया होगा, या हमने
अपनी मेडिक्लेम का प्रीमियम दिया होगा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ पेमेंट्स करी हुई है तो उन पेमेंट्स का डिडक्शन आपको मिलता है पार्ट बी में। ठीक है ना सर? पेमेंट और कौन सी हो सकती है? लाइक आपने इंटरेस्ट दिया हो, आपने किसी को डोनेशंस दिया हो, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हो, तो इस तरह से अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो उसका डिडक्शन आपको पार्ट बी में मिलता है। ठीक है सर? पार्ट सी जो है ना, ये हमें डिडक्शन देता है फ्रॉम आर इनकम, यानी कि कुछ इनकम्स हमने अर्न करी और उन इनकम्स में से आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर पार्ट सी। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस। ठीक है ना? कई बार आपने मेरे मुंह से सुना भी होगा हेडिंग सी। तो हेडिंग सी मतलब ये जो डिडक्शन है आउट ऑफ सर्टन इनकम्स की बात करता है। ठीक है सर? अब यहाँ पर क्या हुआ कि सर्टन इनकम्स में ना कुछ इनकम्स छूट गई थी, तो उसके लिए इन्होंने पार्ट सी ए बना दिया और लिख दिया डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स। अदर इनकम मतलब जब यहाँ नहीं आया तो इधर ले आए ये लोग। तो सी और सी ए बेसिकली इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस की बात करता है। ठीक है सर? और पार्ट डी जो था इसको हम बोलते हैं अदर डिडक्शंस, यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इन सब के अलावा, देखिए ना वो पेमेंट से रिलेटेड है ना वो इनकम से रिलेटेड है, तो फिर उन्होंने इसको कहाँ डाल दिया? अदर डिडक्शंस में। ठीक है सर? तो मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कन्विंस करूंगा कि ये इस तरह से हेडिंग्स क्यों बनाई गई हैं। ठीक है जी? तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 6A पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डिडक्शंस। एंड एज आई सेड, डिडक्शंस इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी सबको मिलती है। ठीक है? तो इसीलिए ये चैप्टर हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हुज एवर इज अर्निंग एनी इनकम या हुज एवर हैज मेड एनी पेमेंट या ड्यू टू एनी अदर रीजंस। ठीक है सर? बहुत बढ़िया सर। तो अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि मैंने कुछ पेमेंट करी है तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, तो आपको पार्ट बी ढूंढना है। अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ इनकम अर्न करी है, क्या उस पर डिडक्शन मिलेगा, तो आपने पार्ट सी या पार्ट सी ए ढूंढना है। और अगर मैं कहूं कि ना मैंने पेमेंट करी है ना मैंने को कोई इनकम हुई है, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा, तो आपने पार्ट डी में जाना है। ठीक है सर? और जनरल रूल्स फॉर द डिडक्शंस पार्ट ए में गिवन है। बहुत बढ़िया सर। सर ये तो चार्ट ही हमें पहली बार समझ आया कि ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल सर, चैप्टर इस तरह से ही डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है सर, डन। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं पार्ट ए में आपके साथ कुछ जनरल डिस्कशंस करूंगा और फिर उसके बाद हम इनमें से कोई एक पार्ट पिक करेंगे। ठीक है? आज की क्लास में ये जो हम लोग चैप्टर है इसको हम कितना ख़त्म करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है जी? तो 2 क्लासेस, जस्ट आई थिंक 50 मिनट्स और 1 आवर मैक्सिमम ईच, आपका ये चैप्टर फुल्ली अमेंडेड खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने आज तक ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, आई विल रिक्वेस्ट कि उनको भी ये चैप्टर जरूर पढ़ना है। आपको पहली बार क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिडक्शंस। ठीक है सर? चलो अब आ जाते हैं पहले जनरल रूल्स पे। ठीक है जी? तो जनरल रूल कॉन्सेप्ट नंबर 180A क्या कहता है वो ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं जो भी हम लोग डिडक्शंस क्लेम करते हैं, ठीक है, जो भी हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं वो कभी भी कैन नॉट बी मोर देन जीटीआई। ये पहले तो ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख है तो डिडक्शन 1.5 लाख नहीं हो सकती। इन अदर वे राउंड आप ऐसा भी कह सकते हो कि डिडक्शन की वजह से मेरी टोटल इनकम, जो भी डिडक्शन के बाद आती है मेरे पास, जो भी डिडक्शन के बाद मेरे पास इनकम आती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर मान लो जीटीआई 2.5 लाख है तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन क्लेम? 2.5 लाख। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डिडक्शन 3.5 लाख पड़ी हुई है तो आप ले पाओगे? नो सर। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जीटीआई क्योंकि अगर 2.5 है तो मैक्सिमम डिडक्शन भी आपका कितना होगा? 2.5 लाख। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरा रूल कहता है कि डिडक्शन जिसे आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं वो कैरीड फॉरवर्ड नहीं होती। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि 3.5 था, जीटीआई 2.5 था तो आप मैक्सिमम 2.5 लोगे। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर रिमेनिंग 1 लाख को क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँ? नो सर, देयर इज नो प्रोविजनिंग फॉर कैरीड फॉरवर्ड ऑफ सच डिडक्शंस। ठीक है सर? 2 पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है। एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि हम अलग अलग सेक्शंस में जाके भी पढ़ेंगे। जैसे आपको मालूम है एल सेक्शन 112 में आता है,
उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि LTCG जो आप कमाओगे ना, उसमें से डिडक्शन अलाउ नहीं होती। 111A डिडक्शन अलाउड नहीं होती, 112A डिडक्शन अलाउ नहीं होती। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि जो भी डिडक्शन आप क्लेम करते हो ना, ये हमेशा कहाँ से अलाउड होती है? नॉर्मल इनकम से। इसका मतलब आपने अगर कोई स्पेशल इनकम अर्न करी हुई है, तो ये डिडक्शन आप स्पेशल इनकम से क्लेम नहीं कर सकते। सर कोई एग्जांपल दोगे? सर बिल्कुल देंगे, आ जाओ जरा। देखो, सपोज करो मिस्टर एक्स, और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ मेरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की क्लास जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है वो जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है जी। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर एक्स की इनकम अंडर द हेड सैलरी, सपोज करो थी 7 lakhs, और उसकी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 2 लाख रुपए। ठीक है जी। ठीक है सर। और उसने डिडक्शन क्लेम करा हुआ है, मतलब उसकी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है, सपोज करो वो 3 लाख है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है वो समझिए। मेरा क्वेश्चन है कि आपको निकालनी है टोटल इनकम और इसका टैक्स निकालना है। तो देखो अब कैसे निकालते हैं हम। इनकम अंडर द हेड सैलरीज 7, कैपिटल गेन्स 2, GTI 9, लेस डिडक्शन 3, TI 6। ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसके बाद और कराऊंगा। अब ये जो TI आया ना मेरा 6, अब इसका बाइफरकेशन हमें करना पड़ेगा कि इसमें से नॉर्मल इनकम कितनी है और स्पेशल कितनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर स्पेशल इनकम LTCG थी, तो लॉ क्या कहता है, जो भी डिडक्शन आपने क्लेम करी होगी ना, उसका इफेक्ट सिर्फ नॉर्मल इनकम पे पड़ता है, यानी कि स्पेशल इनकम विल रिमेन इंटैक्ट। इसका मतलब LTCG आज भी कितना होगा? 2 लाख। इसका मतलब डिडक्शन का LTCG पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ स्पेशल इनकम। ओके। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नॉर्मल इनकम, तो नॉर्मल इनकम पे अब देखो, 6 में से अगर 2 LTCG है तो क्या नॉर्मल इनकम 4 है? हाँ सर। तो इस पर आप लगा देंगे स्लैब रेट्स। ओके सर, ओके ओके। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जितनी भी नॉर्मल इनकम्स होती हैं उनमें से तो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं, स्पेशल इनकम रिमेन्स इंटैक्टेड जब भी आप डिडक्शन पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल सही। सर कोई और एग्जाम्पल दोगे आप? बिल्कुल। देखो, सपोज करो यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल और लिख दिया, इनकम अंडर द हेड सैलरीज, सपोज मेरी 2 लाख थी। ठीक है जी। और इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, सपोज LTCG है मेरा 5, तो मेरी GTI कितनी आ गई बेटा? 7। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने डिडक्शन क्लेम करनी है, मेरी डिडक्शन जो है वो 2.5 lakhs है, तो मुझे बताओ ये 2.5 लाख आप क्लेम भी कर सकते हो? हाँ सर, कैसे? देखो सर, GTI 7 है, और आपने कहा था कि डिडक्शन GTI से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि डिडक्शन हमेशा क्या नॉर्मल इनकम से चेक करनी है, LTCG से तो आपको डिडक्शन मिलता ही नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है? 2। तो आप 2.5 लाख क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख ओनली। अच्छा, तो यहाँ पे डिडक्शन मैक्सिमम कितनी आएगी? 2 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर, अब समझ आ गया। तो इसका मतलब जितनी भी स्पेशल इनकम्स होती हैं, हालांकि हर स्पेशल इनकम के नीचे लिखा होता है कि उसमें से डिडक्शन एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है। तो फिलहाल आप लर्न कर सकते हो, जो आपके यूज टू में आनी है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका LTCG हो गया। ठीक है। आपका LTCG अंडर सेक्शन 112 हो गया, LTCG अंडर सेक्शन 112A हो गया, या फिर किसी भी तरह की कोई स्पेशल इनकम बाय द वे ऑफ लॉटरी हो गया, इन सब पर, या फिर STCG 111A हो गया, इनमें से किसी पर भी आपको डिडक्शंस एलिजिबल नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर। चलो जी। अब हमने जनरल रूल तो सारे समझ लिए।
ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेक्शन 80 AC पर। चलिए जनरल रूल नंबर 2 देखेंगे जरा। हमारा जनरल रूल नंबर 2 कहता है, 80AC कहता है, नो डिडक्शन एडमिसिबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अंडर हेडिंग सी। सिर्फ हेडिंग सी की बात हो रही है, ध्यान रखना। हेडिंग सी में जो कि डिडक्शन इन रिलेशन टू सर्टन इनकम्स है, ये आपको नहीं मिलती है। कब? unless he furnishes return of income for such assessment year on or before due date specified under section 139(1)। बहुत क्लियरली है बच्चे। अगर आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सपोज करो मेरे पापा ने 80C में डिडक्शन क्लेम करना था, ठीक है, पार्ट बी में आता है ये, या 80CA में क्लेम करना था, या पार्ट डी में क्लेम करना था, और अगर उन्होंने रिटर्न डिले भी फाइल करी होगी ना तो उनको मिल जाएगी। लेकिन 80AC बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत क्लियर है। जो लोग पार्ट सी में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जो कि डिडक्शन इन रिलेशन टू सर्टन इनकम्स है, उन्हें इंश्योर करना होगा कि अगर वो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उनकी जो रिटर्न्स है वो अप टू ड्यू डेट फाइल हो जानी चाहिए, अदरवाइज उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अंडर सेक्शन 80AC इफ अ पर्सन इज हैविंग एनी इनकम अंडर पार्ट सी, तो उसको क्या इंश्योर करना है? क्या उसको रिटर्न टाइमली भरी होनी चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो लीजिए पार्ट ए हमारा खत्म हो गया। तो पार्ट ए में क्या ध्यान रखना है सर? हमें देखो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि इनकम जो होती है जिसमें से हम डिडक्शन क्लेम करते हैं वो नॉर्मल इनकम होती है। जीटीआई से ज़्यादा डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते, और जो हम क्लेम नहीं करेंगे वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और जो भी हेडिंग सी में जो भी डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं इन रिलेशन टू सर्टन इनकम्स, उनको इंश्योर करना होगा कि उनको अपने रिटर्न्स को ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 फाइल करनी पड़ेगी। बट ये जो कंडीशन है रिटर्न फाइलिंग ऑन ड्यू डेट वाली नहीं पड़ेगी किस पर? वो लोगों पर जो डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे अदर पार्ट्स पे। ठीक है सर, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको ये चैप्टर खत्म कराने जा रहा हूँ, कैसे कराऊंगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हम लोग पार्ट सी ए पूरा खत्म करेंगे, ये भी खत्म करेंगे। पार्ट बी बहुत बड़ा है हमारा। पार्ट बी के अंदर एक तो सी की सीरीज है बेटा, उसके बाद आप देखोगे एक डी की सीरीज है, एक ई की सीरीज है, एक जी की सीरीज है। इसका मतलब कुल मिलाकर पार्ट बी में 4 सीरीज है। इन 4 में से आज हम लोग जो है 2 सीरीज खत्म करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो फिर हमारा क्या बच जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरी सिंपल, पार्ट बी की 2 सीरीज बचेंगी और पार्ट सी बचेगा। ठीक है जी, और उसके अलावा सारा चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सी ए के साथ सबसे पहले। ठीक है जी, और मैं एक ऐसी हिरारिकी बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मी ये पार्ट खाली इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, आप कह सकते हो कि ये पार्ट हम लोगों को मतलब अपने दिमाग में इस तरह से बिठाना है कि कभी भी कोई भी पूछे तो हम लोगों को ये प्रोविजन आना चाहिए। ठीक है सर। तो पार्ट सी ये कौन सी इनकम से रिलेटेड आपको डिडक्शन देने जा रहा है पहले वो सुन लीजिए। इस इनकम का नाम है इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है पार्ट सी ए के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। इसका मतलब अगर मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है तो मैं डिडक्शन क्लेम करने कहाँ जाऊंगा? पार्ट सी ए के अंदर। ठीक है जी, ठीक है सर। अब कोई भी डिडक्शन पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 80 टीटीए, 80 टीटीबी। ठीक है सर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, यहाँ पे भी देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। तो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर कौन सी इनकम की बात हो रही है? इंटरेस्ट इनकम। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन डिपॉजिट्स। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिली है वो कहाँ से मिली है? डिपॉजिट से मिली है। बट डिपॉजिट्स कहाँ पे बच्चे? इन सेविंग अकाउंट्स, इन सेविंग अकाउंट्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स
यहाँ पे सेविंग वर्ड नहीं है बच्चे। इसका मतलब ये हो गया कि टीटीए और टीटीबी में फर्क क्या है वो समझेंगे। दोनों में ही इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए थी। पहले वाले में इंटरेस्ट इनकम जो आपने अर्न करी है दैट इज फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट टर्म डिपॉजिट्स। सर ये टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। टर्म का मतलब होता है एक पीरियड। तो अगर मैंने पैसा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए जमा कराया है तो उसको हम टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट जमा कराया हुआ है और अगर वहां से ब्याज आई है तो आपको टीटीए में डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट टीटीबी में क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सेविंग नहीं लिखा हुआ था तो क्या यहाँ पर सेविंग और टर्म क्या दोनों पे मिलता है? अच्छा, ठीक है सर। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टीटीबी में जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है सर। तो अब आपने कैसे पढ़ना है मैं आपको समझाता हूँ। अगर पेपर में आ जाता है सीनियर सिटीजन का तो दिमाग में आपने रखना है टीटीबी को। और अगर आपको दिख जाता है एनी पर्सन अदर देन सीनियर तो आपको दिमाग में क्या रखना है? टीटीए। ठीक है सर। टीटीए दिमाग में जब आप रखेंगे तो आपके दिमाग में खाली इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट्स होना चाहिए और टीटीबी में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स होना चाहिए, भले ही वो सेविंग हो भले ही वो टर्म डिपॉजिट हो। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब आ जाते हैं हु इज एलिजिबल। हु इज एलिजिबल, देखिए यहां पर उन्होंने कहा इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसका मतलब टीटीए का जो बेनिफिट था एक तो इंडिविजुअल्स को दिया गया और एक एचयूएफ को। लेकिन क्लियर कर दिया गया कि यहां पर उन इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाएगा, यानी कि अदर देन दोज असेसीज हु आर रेफर्ड इन 80 टीटीबी। क्या मतलब हुआ सर? आप समझ चुके हैं। इसका मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए, तभी मैं पैरेलल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सीनियर सिटीजन्स का पेपर में आएगा तो उसके लिए टीटीए है ही नहीं, उसके लिए पढ़ना ही कौन सा हमें? टीटीबी। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर पेपर में अब क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर एक्स एज है 42 ईयर्स, तो अब आप मुझे बता दो कहाँ जाना है। सर मिस्टर एक्स एज 42 ईयर्स है ना, तो सर हम टीटीए में उसको दे सकते हैं, बिल्कुल सही। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इन इंडिया एज 62 ईयर्स। सर अ पर्सन हु इज रेजिडेंट एंड जिसकी एज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 या 60 से ज्यादा हो, क्या उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं? याद रखना सीनियर सिटीजन के लिए उसका रेजिडेंट होना भी जरूरी है और उसकी एज 60 या 60 से ज्यादा होनी जरूरी होती है। ठीक है सर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इनकम जो आपने अर्न करी है वो कौन सी होनी चाहिए? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट्स। और ये सेविंग डिपॉजिट आपने किसके साथ करा हो? या तो किसी बैंकिंग कंपनी के साथ, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, या फिर आपने किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर करा हो। अच्छा, तो आपने इंटरेस्ट कमाया फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट्स एंड दैट सेविंग डिपॉजिट्स वर मेड किसके साथ? या तो किसी बैंकिंग कंपनी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, या फिर पोस्ट ऑफिस। ठीक है सर। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 10,000 या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। इसका मतलब अगर मुझे 10,000 या फिर जितना भी मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इंटरेस्ट 8,000 आया है तो डिडक्शन भी कितनी? 8। 9 आया है 9, 10 आया है 10, 15 अगर आया है तो 10,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। अच्छा, तो सर इसको करेंगे कैसे? देखो बड़ा सिंपल है। आप क्या करना, जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी क्या पहले वो आईओएस में जाएगी? ठीक है, तो वो जीटीआई का पार्ट बन गई। ठीक है, और उसमें से बाद में डिडक्शन मिलेगी। ठीक है सर, अगर जीटीआई में 15 ऐड हुई है डिडक्शन 10, जीटीआई में 8 ऐड हुई है डिडक्शन 8, जीटीआई में 20 ऐड हुआ है डिडक्शन 10। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अच्छा, फिर वो एक लाइन लिखता है, कहता है अगर इंटरेस्ट फॉर एनी डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय या ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या एओपी। कई बार क्या होता है कि किसी एओपी बीओआई के बिहाफ पर किसी मेंबर ने या फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने कुछ सेविंग डिपॉजिट्स करे हुए हैं, तो अगर आप सेविंग डिपॉजिट्स जो कर रहे थे नॉट इन योर कैपेसिटी बट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या एओपी कर रहे थे, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर।
तो आपको डिडक्शन इंडिविजुअल्स को कब मिलता है? जब वो आपका डिपॉजिट ऑन योर बिहाफ होना चाहिए, रादर देन ऑन बिहाफ ऑफ योर फर्म या ऑन बिहाफ ऑफ एओपी बीओआई। ठीक है सर, समझ आ गया सर। इसके अलावा कहते हैं नो डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या एओपी कोई भी इंटरेस्ट डिपॉजिट किया था, सेविंग डिपॉजिट, और वहां से आपको कोई इंटरेस्ट आया है, तो हम आपको यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है सर, सर समझ आ गया हमें पूरा। अब ये बता दो कि सर सीनियर सिटीजन का क्या केस है? सर पूरा कॉपी पेस्टेड है, बस ध्यान रखो इंटरेस्ट इनकम, मैं यहाँ पे सेविंग वर्ड पे स्ट्रेस नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट्स कहाँ पे सर? वही सेम बैंकिंग, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस। सर इसमें डिडक्शन 50,000 तक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट नोट बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या एओपी बीओआई कुछ जमा कराएगा तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया सर। ठीक है जी, तो हमारा एक तरह से क्या पार्ट सी ए फिनिश हो गया। ठीक है जी, पार्ट सी ए में फटाफट से समराइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आई है फ्रॉम एनी डिपॉजिट्स, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पार्ट सी ए। पार्ट सी ए में या तो आप जाएंगे एटी टीटीए के पास या टीटीबी के पास, सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी के पास, अदर देन टीटीए के पास। टीटीए में इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों एलिजिबल है, अदर देन सीनियर सिटीजन जिसके लिए टीटीबी पढ़ना है। टीटीए में सेविंग डिपॉजिट है, मैक्सिमम 10,000 है। टीटीबी के अंदर सेविंग टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 है। ठीक है सर, लो जी, तो ये हमारा पार्ट सी खत्म हो गया, पार्ट सी ए सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अदर डिडक्शन पार्ट डी, एटीयू। पार्ट डी में हम एटीयू पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ना हमें एक पार्ट बी का भी एटीडीडी उठाना है। तो बेसिकली हमें इस कॉन्सेप्ट में दो उठाने हैं। ठीक है, आपको लॉजिकल समझना है हर चीज को। ठीक है, देखिए पार्ट डी जब मैं पढ़ता हूं ना, तो इसकी वजह ना तो पेमेंट है ना इनकम है, ना आपने कुछ पे करा है ना आपको कोई इनकम हुई है, ध्यान रखना। तो 80U में डिडक्शन क्लेम करने के लिए ना तो मैंने कुछ पे करा है और ना ही मुझे कुछ इनकम हुई है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर क्यों मिल रहा है सर? तो अब वो समझना है आपने। कहते हैं इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलता है सिर्फ ये, और क्यों मिलता है ध्यान से सुनेंगे। हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अच्छा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई पर्सन किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो इररिस्पेक्टिव कि उसने क्या पे करा और उसको क्या इनकम आई, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको हम 75,000 रुपये का फ्लैट डिडक्शन दे देंगे। इसका मतलब यहाँ पर डिडक्शन की वजह ना तो कोई पेमेंट है ना कोई इनकम है। तो डिडक्शन की प्योर वजह यहाँ पर सिर्फ क्या है सर? यहाँ पर डिडक्शन की प्योर वजह जो थी दैट वाज डिसेबिलिटी। वेरी गुड। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 80U में जो डिडक्शन मिलता है उसकी प्योर वजह ना तो पेमेंट है ना इनकम है, इसकी प्योर वजह क्या है? डिसेबिलिटी। तो अगर कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी है, तो वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। और वो डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या ये 75,000 का डिडक्शन उसको किसी पेमेंट की वजह से मिल रहा है? नो। क्या उसको किसी इनकम की वजह से मिल रहा है? नो। इसीलिए ये अदर डिडक्शंस में जाता है। ठीक है सर, प्रोवाइडेड अगर ये डिसेबिलिटी सीवियर हुई तो ये 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है सर। सर सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है? देखिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 80% या उससे ज़्यादा है, जैसे मान लो डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं वो उसमें मेंशन है, आपको लर्न नहीं करना बिकॉज उसमें सारी टेक्निकल टर्म्स में बीमारियां लिखी हुई हैं जो आपको नहीं लर्न करनी होती। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं वो डिसेबिलिटीज़ हैं, और अगर वो प्रॉब्लम किसी 80% या ज़्यादा आप, मतलब हम कह रहे हैं ना किसी भी व्यक्ति का, जैसे मैं अगर सिंपल सा बात, अगर ब्लाइंडनेस है जैसे, ठीक है ना, तो ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी है,
जैसे हम लोग कहते हैं पार्शियल ब्लाइंडनेस, तो कुछ लोगों को कम दिखता है तो वो डिसेबिलिटी में आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो ब्लाइंडनेस 80% या उससे ज़्यादा आपका विजन खत्म कर चुकी है, तो हम बोल देते हैं कि ये सीवियर है। अच्छा, तो सीवियरिटी तक जाने के लिए क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि 80% या मोर ऑफ वन और मोर डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सीवियर। तो वहां डिडक्शन कितना हो जाता है? 125। ठीक है सर। अब याद रखना कि ये डिडक्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी अलॉन्ग विद रिटर्न आपको डिपॉजिट कराना होता है फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम। यानी कि जिस असेसमेंट ईयर में आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, उस असेसमेंट ईयर के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट जो कि इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी आपको साथ में अटैच करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, वो मान लो किसी पर्टिकुलर डेट तक का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और उसमें लिखा हुआ है 3 साल, तो 3 साल तक तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब लॉ क्या कहता है कि अगर आप चौथे साल लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा से क्या अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रिन्यू कराकर क्या रीसबमिट करना होगा। ओके सर, लीजिए, तो ये हमारा 80U खत्म हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है 80U का ऑब्जेक्टिव ना तो डिस पेमेंट, ना इंटरेस्ट, ना कोई इनकम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट एक डिसएबिलिटी है किसी व्यक्ति को, तो लॉ को ऐसा लगता है कि उसको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए और उसके लिए 80U में एक डिडक्शन बनाई गई। ठीक है सर। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं इसके साथ इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी है, वो आदमी कहता है कि सर डिडक्शन आप मुझे दे रहे हो लेकिन उसके लिए क्या मेरी इनकम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर मैं ये कहूँ कि उस आदमी की इनकम ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं लग रहा कि ये 80U यूजलेस एक्शन हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भाई हम कह रहे हैं कि एक आदमी सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी है और उसकी कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर उसको डिडक्शन दोगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, ओके फाइन, एक काम करते हैं, हम ना क्या करेंगे कि अगर कोई पर्सन जो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है वो 80U क्लेम नहीं कर पा रहा, तो हम उसका बेनिफिट उसके ऐसे किसी व्यक्ति को दे देंगे जो उस डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी को उसकी मदद कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन। कोई तो खर्चा कर रहा होगा ना, तो हम ये डिडक्शन उसको दे देंगे। अच्छा, तो अब बताओ 80DD में डिडक्शन क्यों मिलेगी? बिकॉज आपने पेमेंट्स करी है, आपने एक्सपेंडिचर्स करे हैं। अब आप समझ रहे हो मैं कैसे पढ़ रहा हूं? जब मैं 80DD बढ़ा रहा हूं तो मैंने पहले ही बोला ये पार्ट बी है, और पार्ट बी जब मैं पढ़ाता हूं ना, याद रखना CDEG, ये सीरीज जब भी पढ़ाऊंगा तो ये पार्ट बी है, और पार्ट बी में आपको जो डिडक्शन मिल रही है उसकी वजह क्या है? पेमेंट। तो अब मुझे बताओ 80DD में आपने ऐसा क्या करा जो मैं आपको डिडक्शन दूंगा? ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट कहती है कोई भी असेसी बीइंग इंडिविजुअल या HUF रेजिडेंट होना चाहिए, हैज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर। देखो पेमेंट करी ना आपने, किस चीज के लिए पेमेंट करी है? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट। यहां पे डिपेंडेंट कौन सा? लिख लीजिएगा, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है जी, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी पर, बीइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा है ना, बीइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर आपने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो खर्चा नहीं करा, लेकिन आपने पे करा है, डिपॉजिट करा है एनी अमाउंट अंडर स्कीम फ्रेम्ड बाय LIC, मान लो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एनी अदर इंश्योरेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट अगेन कौन है? विद डिसेबिलिटी। असेसी को एलिजिबल हो जाएगा 75,000 सवा लाख। आप समझ सकते हैं 75 सवा लाख क्यों आई? सीवियर होगा तो 1.25, अदरवाइज डिसेबिलिटी हुई तो 75। अरे सर क्या बात है! इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर तो 80U में उसकी इनकम हुई तो वो क्लेम करेगा,
बिल्कुल सही। अगर वो क्लेम कर ले गया ना तो फिर 80 डीडी में नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, तो 80 डीडी में कब आएगा? लॉजिक सुन लो। 80 यू में वो पर्सन तो क्लेम नहीं कर पा रहा, तो 80 डीडी कहता है ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं। 80 डीडी कहता है हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं अगर आप उस पर्सन की, वो पर्सन कौन है? जो आपका डिपेंडेंट होना चाहिए विद डिसेबिलिटी होना चाहिए, अगर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन पे कोई भी व्यक्ति एक्सपेंस करेगा, या फिर अगर वो कोई अमाउंट डिपॉजिट करेगा टू एलआईसी या एनी अदर इंश्योरर, किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट बीइंग द पर्सन विद दिस, तो फिर उस आदमी को जो उस व्यक्ति पर खर्चा कर रहा था या उसके लिए कुछ एलआईसी या एनी अदर इंश्योरर में फॉर हिज मेंटेनेंस पैसा जमा करा रहा था, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुझे भी डिडक्शन मिल जाएगा 75 और 125 का। बिल्कुल सही है सर, ठीक है ना? लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये जो क्लॉज बी में आपको मैंने पढ़ाया, क्लॉज बी कौन सा था? पेड डिपॉजिट एनी अमाउंट अंडर स्कीम फ्रेम्ड बाय एलआईसी। लॉ कहता है आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉज बी में जो आप बेनिफिट ले रहे हो, क्योंकि आप खर्चा नहीं कर रहे, आप एक इंश्योरर को दे रहे हो फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट बेनिफिट, है ना, फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट डिपेंडेंट, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जी क्लॉज बी वाले डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस स्कीम में जब आप पैसा जमा कराओ तो उसमें क्लियर कट ये प्रोवाइड होना चाहिए क्या, कि पेमेंट ऑफ एन्युटी या लमसम जो होगा फॉर बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट होना चाहिए इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ एचयूएफ। अच्छा, इसका मतलब आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर मान लो मिस्टर एक्स ने अपने डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ डिपॉजिट्स कराए हैं एलआईसी के पास, तो उस पॉलिसी में, उस स्कीम में ये क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन जो जमा करा रहा था, वो सारा बेनिफिट, वो सारी एन्युटी या लमसम अमाउंट किसको मिलना चाहिए? सर उस डिपेंडेंट पर्सन को मिलना चाहिए विद डिसेबिलिटी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो क्या नॉमिनी मस्ट बी दैट डिपेंडेंट फॉर एन्युटी और द लमसम अमाउंट्स। बिल्कुल सही सर, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको देना था? उस व्यक्ति को, ये ध्यान रखना है आपने। फिर आगे वो ये भी लिखता है, साथ में वो नॉमिनेट करेगा डिपेंडेंट को या एनी अदर पर्सन या ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉज बी में आपको बेनिफिशियल किसको बनाना है? उस डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी को, नॉमिनेट उसके नाम पे होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वो उस लायक नहीं है कि उसको लमसम मिल जाए और वो अपनी देखरेख कर सके, तो फिर आप किसी ट्रस्ट को दे दो, और ट्रस्ट को दे दो विद द कंडीशन कि वो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है सर। अब इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट है वो समझना है। कहते हैं अगर डिपेंडेंट प्री डिजीज कर जाता है, देखिए हमने कहा एक्स जमा करा रहा था एलआईसी को कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो आप पैसा इस डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी को या उस ट्रस्ट को दे देना जो इसको मेंटेन करेगा, ठीक है? लेकिन अगर अब उल्टा हो जाए, क्या उस बच्चे की या उस डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी की मान लो डेथ हो जाती है, तो अब मुझे बताओ पैसा तो मैच्योर हो गया, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि ऐसे में क्योंकि वो बंदा डेथ हो चुकी है, तो जितना तुमने अभी तक डिडक्शन क्लेम करी होंगी, ठीक है ना? देखो एनी इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ एचयूएफ से पहले अगर वो डिपेंडेंट प्री डिजीज, प्री डिजीज मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी आपने डिडक्शन अंडर क्लॉज बी क्लेम करी होंगी ना, वो आपकी इनकम मान ली जाएंगी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। अच्छा, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। मैं रिपीट करूंगा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि हम आपको डिडक्शन दे रहे थे फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, लेकिन अगर वो आदमी की डेथ ही हो जाती है तो डेफिनेटली जो हमने आपको डिडक्शन दी अंडर क्लॉज बी, क्या वो यूजलेस हो जाएंगी? बिल्कुल। तो वो सारी डिडक्शंस जो आपने क्लॉज बी में क्लेम करी थी वो डीम्ड एज योर इनकम मान ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। डीम्ड एज योर इनकम मान ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर समझना है कि जो भी असेसी यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करेगा
उसको फर्निश करना होगा एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिटर्न। ये भी ठीक है सर। सर अब डिपेंडेंट का मतलब क्या वो सुन लीजिए, क्योंकि वेयर एवर वी हैव यूज द वर्ड डिपेंडेंट इन सेक्शन 80 डी उसका मतलब समझिए। अगर आप इंडिविजुअल है तो डिपेंडेंट का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट, who are mainly wholly or mainly dependent on such HUF and individual and who has not claimed deduction under section 80U। ठीक है सर। और HUF के लिए एनी मेंबर ऑफ HUF। मैं रिपीट करूंगा, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो होली या मेनली डिपेंडेंट है उस व्यक्ति पर। HUF के लिए मेंबर ऑफ HUF जो कि होली और मेनली डिपेंडेंट है उस HUF के ऊपर, प्रोवाइडेड दे आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। ठीक है सर। सर बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। ठीक है जी। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, मुझे बताना। अगर मैं ये कहूं मिस्टर एक्स एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा था ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट मिस्टर एक्स एक्सपेंडिचर कर रहा था ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज ब्रदर जो कि डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है जी। वाई, बस जो छोटा सा क्वेश्चन है वो ये है, वाई की नॉट हैविंग एनी इनकम। अच्छा, तो फिर वो 80U लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या मिस्टर एक्स जो कि रेजिडेंट है, क्या वो 80DD में क्लेम कर सकता है? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा ना, कंडीशन पूरी कर दो बस। बस आपको क्या करना है, जो भी क्लेम करेगा क्या अलॉन्ग विद रिटर्न एक सर्टिफिकेट बाय द मेडिकल अथॉरिटीज फर्निश करेगा। ठीक है सर। और कितना क्लेम करेगा? सीवियर हुआ तो 1.25 लाख, अदरवाइज 75,000। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया हमें। ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट डी भी खत्म हो गया, और पार्ट बी के अंदर हमने एक कर लिया 80DD। वेरी गुड सर। अब हम चलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट की ओर, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 सीरीज ई की बात करेगा। ठीक है, सीरीज ई। अब हम ई सीरीज खत्म करने जा रहे हैं जो कि पार्ट बी में आती है। सर ये क्या होगा? सर पेमेंट। पेमेंट करी है आपने कोई। ठीक है जी, आपने क्या करी है? कोई पेमेंट। ठीक है सर। तो आप देखो पेमेंट किस चीज की करी है? इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब मैं 80E की सीरीज उठाऊंगा ना, तो इसमें हर पार्ट में आपने इंटरेस्ट ही पे करा होगा अलग अलग चीजों के लिए। अच्छा, इस तरह से बनाएगी ये डिडक्शन। बिल्कुल। सीरीज ई, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सीरीज जी, आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन दिए होंगे। अच्छा। डी, बीमारियों पे पैसे खर्च करे होंगे। सी, अपने लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी। ओहो, ये है डिडक्शन। बिल्कुल सर, बहुत आसान चैप्टर है अगर तमीज से पढ़ा जाए तो। ठीक है सर। अब ई का मतलब सर, अब मेरे दिमाग में हमेशा क्या रखना है सर? इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट। इसका ना जो भी बढ़ाऊंगा ना उसमें इंटरेस्ट पेमेंट हो रही होगी। चलो देख लेते हैं सर। आओ देखो, ई में आपने इंटरेस्ट दिया है ऑन लोन जो कि लिया गया था फॉर हायर एजुकेशन। आपने ई में डिडक्शन किसका लेना है? ब्याज का। कौन सा ब्याज? जो कि उस लोन पर दिया जा रहा है जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लिया था। ठीक है सर। सर किसको मिलेगा डिडक्शन? इंडिविजुअल्स को। कितना मिलेगा सर? जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा सारा मिलेगा, जो कि आपने लिया होना चाहिए फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल संस्था से, पेड आउट ऑफ हिज इनकम, चार्जेबल टू टैक्स। ये ध्यान रखना है आपने। आपने वो इंटरेस्ट अपनी पास्ट इनकम से नहीं दिया होना चाहिए, आपने वो ब्याज कहां से दिया होना चाहिए? उस इनकम से जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी इन द करंट ईयर। क्या मतलब सर? सर इसका मतलब समझेंगे, अगर आपकी करंट ईयर में इनकम नहीं है विच इज चार्जेबल टू टैक्स, तो 80E का डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब इस वर्ड पे बस ध्यान देंगे, पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स।
सिर्फ उस इनकम में से डिडक्शन मिलेगा विच इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है सर। फॉर पर्पस ऑफ इज परसुइंग हायर एजुकेशन, या फिर फॉर पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव्स, या तो आपकी खुद की हायर एजुकेशन या आपके किसी रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया था। ठीक है सर। सर, हायर एजुकेशन का क्या मतलब होता है? कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है सर। सर, रिलेटिव में कौन कौन आते हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन, या वो स्टूडेंट्स जिसके आप लीगल गार्जियन हैं। ठीक है सर। और कितने साल के लिए मिलता है बच्चे? 8 असेसमेंट ईयर, या फिर इंटरेस्ट जितने पीरियड के लिए पीए की जाएगा विच एवर इज अर्लियर। मान लो इंटरेस्ट 3 साल के लिए देना है तो डिडक्शन 3 साल, लेकिन अगर इंटरेस्ट 10 साल के लिए देना है तो डिडक्शन 8 साल। तो मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन मिलती है वो 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए मिलती है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल यार, बहुत आसान है। सर, किसको मिलेगी? इंडिविजुअल। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने पे करा है इंटरेस्ट। सर, किस चीज पर? ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ हायर एजुकेशन। और जब हम ये लोन लेते हैं हायर एजुकेशंस के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब अगर आप साल का 1 लाख ब्याज दे रहे हो तो 1 लाख मिलेगी, 5 लाख ब्याज दे रहे हो तो 5 लाख मिलेगी। ठीक है सर। और वेरी इंटरेस्टिंग आपको ध्यान रखना होगा कि 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए मिलती है, रिलेटिव की हायर एजुकेशन या अपनी हायर एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए मिल जाती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 80EE पे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इस बार आपने जो लोन लिया है वो किसके लिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। सही है सर। मतलब सब में इंटरेस्ट ही आएगा, ये श्योर है सर? मैंने बोल दिया, ई का मतलब, ई सीरीज का मतलब इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे डिडक्शन आपको किस चीज का मिलेगा? क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे करा है ऑन लोन जो कि आपने लिया था फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने इंटरेस्ट जो था वो किसी फ्रॉम लोन विच इज एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया था फॉर द पर्पसेस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 50,000 मिलेगा। लेकिन 50,000 का डिडक्शन कब से मिलना शुरू होगा? असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2017 और ऑनवर्ड। अच्छा, यानी कि 2017-18 असेसमेंट ईयर से क्या हमें 80EE का बेनिफिट मिला था? ठीक है सर। कुछ कंडीशंस है, वो सुनो क्या। लोन आपका सैंक्शन हुआ होना चाहिए था ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2016 और एंडिंग 31 मार्च 2017। अरे, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने 16-17 में लोन लिया था। मतलब जिनका 16-17 में सैंक्शनिंग हुआ था, उनको 17-18 से बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अच्छा, तो सर मेरे को एक बात आओ, जिन लोगों ने अभी लोन लिया है, जैसे अभी चल रहा है 1920, तो अगर मैं अभी लोन लूंगा, 2021 आ गया खैर अब तो, अगर मैं अभी लोन लूंगा तो क्या मुझे 80EE का बेनिफिट नहीं मिलेगा? सर, नहीं मिलेगा। सिर्फ किनको मिलेगा? जिनका लोन सैंक्शन हुआ था कब? 16-17 में। ओहो, अच्छा। सॉरी, हमें पढ़ना है सर, पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जितने भी लोगों का लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ था, क्या वो लोग आज भी 80EE क्लेम कर रहे होंगे? अच्छा। अमाउंट ऑफ लोन शुड नॉट बी मोर देन 35 लाख, और जो घर आप खरीद रहे थे वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है सर। लोन 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए था और घर 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। ठीक है सर। और असेसी के पास शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मतलब आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए था जब आपका ये लोन सैंक्शन हुआ है तो। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड तो आप 24B में भी लेते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही चीज समझनी है आप। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फ्रॉम 24B में भी ले सकते हो आप, और 80EE में भी ले सकते हो। तो सर, क्या मैं ये मान लूं कि ये एडिशन है? बिल्कुल सर। देखो, आपको याद होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जो होती थी उसमें लिमिट होती थी 2 लाख।
अब आजकल लोन महंगे हो चुके हैं और उसके अंदर ब्याज जो है वो डेफिनेटली साल में 2 लाख से ज्यादा जाती है। तो आपने क्या करना है, 50,000 तक आप क्लेम कर लो 80 ई में, डबल ई में, और बैलेंस को आप क्लेम कर लो 24 बी में। ओहो, समझ आया सर अब क्या है। तो कहते हैं वेयर डिडक्शन 80 ई मिल चुका है, तो याद रखना उस इंटरेस्ट का, यानी कि उतने पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट का जो आप 80 ई में ले चुके हो, वो 24 बी में नहीं ले सकते। शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि 80 ई ले लिया तो 24 बी नहीं लोगे, ये नहीं बोला। जिस अमाउंट को आप 80 और ई में ले चुके हो, वो अमाउंट अब 24 बी में दोबारा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देख लो, मान लो मेरे को टोटल ब्याज दिया था 2.5, या मेरा टोटल ब्याज जो था मान लो वो 1.5 था। अगर मैं 50,000 यहां ले चुका हूं ना, तो फिर यहां कितना लूंगा मैं, 1। तो जितना आप यहां ले चुके हो वो 24 बी में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा सर, ठीक है सर। लो जी, ये खत्म हो गया हमारा। तो 80 ई में आपने इंटरेस्ट पे करा है जो कि लिया गया था पेबल ऑन लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लिमिट 50,000 है। सैंक्शन हुआ होना चाहिए 16-17 फाइनेंशियल ईयर में, और जब सैंक्शनिंग हुआ था आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए था। लोन का अमाउंट 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो घर 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ आ गया सर। ओके सर। अब देखो, ये फाइनेंस एक्ट 2019 में 2 अमेंडमेंट आई हैं, 80 ई और 80 ई। ये दो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, 2 वेरी न्यू अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस एक्ट 2019। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं जरा। सर ये भी किस चीज का है, सर ये भी इंटरेस्ट ही है। ध्यान से देखो, दोनों ही क्या है, इंटरेस्ट। सर इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि डिडक्शन का चैप्टर बनाया बड़ा तमीज से गया था। बिल्कुल सर, अगर हम लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है सर, अब आप बताओ 80 ई कब लगता है। एलिजिबल पर्सन कौन है, इंडिविजुअल जो डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाया 80 ई के अंदर। अरे सर ये तो बड़ा मजा आ गया। इसका ना आप ये कह रहे हो कि 80 ई में वही लोग क्लेम कर सकते थे जिनका जिनका कंडीशन पूरी हो रहा था, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जिनका सैंक्शनिंग 16-17 में हुआ था। बिल्कुल सही। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपकी सैंक्शनिंग 16-17 में नहीं हुई, या आपने अपनी कंडीशन उनमें कोई भी वॉयलेट करी है, तो आप 80 ई के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन क्या आप 80 ई में क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, अब इसके अंदर आराम से देखते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। कहता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन है 1.5 लाख, और ये मिलना शुरू होगा बिगिनिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1/4/2020 एंड सब्सिक्वेंट। अच्छा, तो वहां था असेसमेंट ईयर 17-18 और ऑनवर्ड, और ये है असेसमेंट ईयर 20-21 और ऑनवर्ड। ठीक है सर, और यहाँ पे अमाउंट भी बढ़ा दिया इन्होंने, कितना कर दिया, 1.5 लाख। वहां कितना था, 50,000। ठीक है सर। सर कंडीशन है इसमें, बिल्कुल है। लोन सैंक्शन हुआ होना चाहिए 1920। वहां पे क्या था, 16-17, अब कितना होना चाहिए, 1920। हालांकि मैं बता देता हूं, बजट 2020 में ये 2021 भी हो चुका है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने सैंक्शनिंग 19-21 कर दिया, लेकिन आपके एग्जाम में अभी आपने 19-20 ही लिखना है। ठीक है ना। तो आप मुझे तो अकॉर्डिंग टू 80 ई आपका जो लोन है वो सैंक्शन कब हुआ होना चाहिए, सर प्रीवियस ईयर 19-20 में। आवाज मारेंगे, प्रीवियस ईयर 19-20 में। ठीक है सर। एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। Where deduction allowed under section this, no deduction of such interest can be claimed under any provision of the act। सेम जैसे वहां लिखा हुआ था। सर ये तो बहुत आसान हो गया, सर बहुत आसान हो गया। आई एम वेरी श्योर यहाँ पर आपने नोटिस किया हो तो, जैसे वहां पे था लोन शुड नॉट बी मोर देन 35 लाख, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस हाँ, प्रॉपर्टी की एसडीवी 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये देख लेना। सैंक्शनिंग 19-20 में हुई होनी चाहिए, और बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा 1.5 लाख तक का फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल समझ आ गया हमें।
ठीक है ना। और पर्सन एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल ही है, लेकिन कौन, जिन्होंने ईई में बेनिफिट नहीं लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जो आज ईई में बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए ईई ए नहीं है, बट जिन्होंने ईई मिस कर दिया, क्या उनके लिए ईई ए आ गया। ओके। तो सर मेरे पापा लोन लेना चाह रहे हैं, ले लें वो। सर बिल्कुल ले लो, कंडीशन ध्यान रख लेना, ईई ए में आपको एडिशनल बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है सर। अब ईई बी कहाँ से आ गया। सर आजकल ना क्या हुआ कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि पॉल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से अब गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाए। अब गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पर क्या कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है और उसके लिए कोई लोन लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर आप देखोगे तो बहुत कॉस्टली होते हैं बेटा, और गवर्नमेंट अब उसको प्रमोट करना चाह रही है। अब इतने महंगे हैं वो कि उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को एटीईई बी लाना पड़ गया। और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है ऑन लोन विच इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप डिडक्शन ले सकते हो ईईबी के अंदर 1.5 लाख तक, असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड। ठीक है जी। लेकिन ये लोन की सैंक्शनिंग हुई होनी चाहिए 2019 से लेकर 2023 के बीच में। इसका मतलब इस पीरियड में अगर कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेगा तो उसको उस लोन पर जो भी वो ब्याज भरेगा, क्या 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। बिल्कुल सर। और फिर अगर रिडक्शन इस सेक्शन में ले लिया तो उस ब्याज का रिडक्शन आप किसी अन्य सेक्शन में क्लेम नहीं करेंगे। सर बहुत बढ़िया ये तो अब मेरे को बताओ, 80E हायर एजुकेशन का था, 80EE रेजिडेंशियल का था, बट वो सैंक्शनिंग 16-17 में हुई थी। 80EE ए अगेन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, बट उसकी सैंक्शनिंग 19-20 में हुई थी। हालांकि वो अब 19-21 हो चुका है, बट आपने 1920 लिखना है। ठीक है जी। कंडीशन मैंने बाकी आपको बता दी है। और ईईबी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं और उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो 1.5 लाख तक का ब्याज का बेनिफिट आप ले सकते हो ईईबी के अंदर। सर मजा आ गया सर। तो लीजिए, ई सीरीज हमारी खत्म हो गई। ठीक है जी। अब हम करेंगे जी सीरीज। ठीक है जी। आज की क्लास के लिए जी सीरीज हमारी लास्ट सीरीज होगी, और जो रिमेनिंग डिडक्शंस है आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट क्लास, और उसके अंदर हम उसको खत्म करेंगे। आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। कोशिश करनी है कि आपने साथ साथ ही क्वेश्चन कर लेने हैं बच्चे, ताकि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। ठीक है सर। सर अंतिम सीरीज कराने जा रहा हूं 80G। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सीरीज जी सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कैसे पढ़ना है। वैसे 80G नहीं पढ़ा रहा मैं अभी आपको, तो हम 80G के अलावा हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, एक तो होगा वो 80GG। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 80GGA, GGB, GGC। ठीक है। तो पहले मैं ये 3 करा देता हूँ, छोटे छोटे हैं, फिर लास्ट में हम 80GG पढ़ेंगे। ठीक है। देखो GGB कब लगता है, अगर कोई इंडियन कंपनी डोनेशन देती पाई गई या कंट्रीब्यूशन देती पाई गई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो आपको डोनेशन का डिडक्शन मिलता है जीजीबी में। तो जीजीबी का डिडक्शन किसको मिलता है, इंडियन कंपनीज को, नंबर 1। दूसरा, डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन कैश में करा। खत्म। सही है सर। इसका मतलब अगर आज रिलायंस, जो कि एक इंडियन कंपनी है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती है, याद रखना कैश में नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो 80GG में क्लेम कर सकती है। ठीक है सर। सर अगर मैं कहूँ कि अरुण सेतिया कोई डोनेशन दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो डिडक्शन कहाँ मिलेगा, तो जीजीसी में। तो जीजीसी में लिखा है एनी पर्सन एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस जो कि होली या पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, इनको छोड़कर डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देते पाए गए पॉलिटिकल या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो कंट्रीब्यूशन किस में करेंगे, कैश में। वेरी सिंपल सर। तो अगर मान लो इंडियन कंपनी का आ जाए तो जीजीबी ले लेना, किसी इंडिविजुअल ने डोनेशन दिया है तो जीजीसी ले लेना। दोनों में कॉमन है, डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना।
ठीक है सर। अब आ जाते हैं 80GGA पे। सर जिन्होंने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होगा जिन लोगों को इनकम फ्रॉम पीजीबीपी होती है, वो लोग सेक्शन 35 की एक सीरीज होती है हमारे पास, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा डोनेशन 35(1)(2), 35(1)(3), अलग अलग जगहों में आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हो। उसके अलावा अगर आपने 35CCA पढ़ा हो, तो ये अलग अलग जगहों पे हमें डोनेशन देने पर हमें सेक्शन 35 के अंदर डिडक्शंस मिलती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि सेक्शन 35 का डिडक्शन वही ले सकता था जिसकी बिजनेस इनकम होती थी। लेकिन अगर मैं आज ये कहूँ कि मेरी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आई एम सैलरीड क्लास पर्सन एंड आई एम ऑल्सो डोनेटिंग टू सच साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। आपको 35 में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 35 का सेक्शन तो स्पेसिफिकली किन के लिए था, जिनके पास पीजीवीपी इनकम होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सैलरीड क्लास हूँ, मेरी कोई पीजीवीपी इनकम नहीं है, तो मैं 35 में जाकर P&L तो बनाऊंगा नहीं। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, अगर आप भी कोई कंट्रीब्यूशन करते हो उन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, तो आपको सेक्शन 80GGA में डिडक्शन मिलेगी। ओके। तो जीजीए में कब मिलती है? जब कोई भी पर्सन, याद रखना यहाँ पे कोई भी पर्सन कौन होना चाहिए? जिसकी पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। पेइंग एनी सम टू रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग साइंटिफिक रिसर्च, या टू यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन दिस, या टू एनी इंस्टीट्यूशन विच इज हैविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग द प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, या ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट। यानी कि इन सब केसेस में अगर आप डोनेशन देते हो, ठीक है जी, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,000 का। वो भी कब? जब पेड किया जाएगा एनी मोड अदर देन कैश। लेकिन साफ लिखा हुआ है डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपका पीजीबीपी इनकम है तो, क्योंकि फिर आप कहाँ चले जाना? सेक्शन 35 में चले जाना। सर बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो लीजिए ये भी हमारा हो गया खत्म। अब एक अंतिम सेक्शन आज की क्लास का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, 80GG। ठीक है जी, शुरू करते हैं, ध्यान से देखना क्या होता है। 80GG कब लगता है? अगर आपने कोई रेंट पे करा है, अगर आपने क्या पे करा है? कोई रेंट पे करा है, ठीक है जी, अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, तो आप 80GG में बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। सर अगर बिजनेस से रिलेटेड रेंट हो तो? सर कैसी बातें कर रहे हो? क्या बिजनेस से रिलेटेड रेंट पीजीबीपी के अंदर क्या हम ऑलरेडी क्लेम कर लेते थे जब मैंने आपको सेक्शन 30 बढ़ाया होगा? तो रेंट रेट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस, हाँ सर वो तो वहां चला गया। तो फिर ये कौन सा रेंट है? सर डेफिनेटली ये रेंट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आप रह रहे हो और उस चीज का आप रेंट दे रहे हो। ठीक है सर, ठीक है सर। तो 80GG में रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अगर आपने किराए पे लिया है तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन लेकिन यहां पर उन्होंने साफ लिख दिया, अगर आपको HRA मिलता है, अगर आपको क्या मिलता है? HRA, और आपको सेक्शन 1013A में ऑलरेडी एग्जम्पशन मिल रहा था, तो आप 80GG में नहीं आ सकते। ओके सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना? तो जिस इनकम को हम सेक्शन 10 क्लॉज 13A में कवर करते हैं, अगर आपकी वो इनकम है, यानी कि वो इनकम यानी कि HRA अगर मिल रहा है, तो आपको इस सेक्शन में नहीं आना। ठीक है सर। तो अगर मैं कहूँ कि मैं सैलरीड क्लास हूँ और मुझे कोई HRA नहीं मिल रहा, तो क्या ये बेनिफिट मुझे मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है सर। अब देखेंगे डिडक्शन क्या मिलेगी। जितना आप रेंट पे करोगे इन एक्सेस टू 10% ऑफ योर, इसको हम एडजस्टेड टोटल इनकम बोलते हैं। सर व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? देखिए जो भी मेरी टीआई होती है ना, देखो जीटीआई में से पहले तो माइनस कर देना एलटीसीजी स्पेशल इनकम, एसटीसीजी 111A, फिर माइनस कर देना डिडक्शंस अंडर ऑल सेक्शन एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि ये तो आप निकाल ही रहे हो ना। इस डिडक्शन को छोड़कर अगर आपने कोई 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80U कोई भी डिडक्शन क्लेम करी हुई है तो वो सारी माइनस कर देना। तो ये क्या निकल आएगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। तो वो एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकालो, रेंट पेड इन एक्सेस टू दिस, या फिर 5,000 पर मंथ,
या 25% ऑफ हिज एडजस्टेड टोटल इनकम। तीनों में से जो भी लोअर होगा ना वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा किसमें, 80 डबल जी के अंदर। तो दोबारा बताओ कितना मिलेगा, 80 डबल जी का बेनिफिट होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम इज जीटीआई माइनस स्पेशल इनकम एलटीसीजी एसटीसीजी 111A माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80 डबल जी। ठीक है सर, या 5,000 पर मंथ या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, आप इसका बेनिफिट ले लीजिएगा। ठीक है सर, अब और देखो आगे, फिर वो कहता है डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80 GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगर आपकी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑलरेडी ओन्ड बाय असेसी। मान लो जिस जगह पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, जिस जगह पे आप काम कर रहे थे, यानी कि जहां पर भी आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे या एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे या बिजनेस प्रोफेशन कर रहे थे, अगर उस जगह पे ऑलरेडी कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन था जो या तो आपके नाम से था या आपकी स्पाउस के नाम पे था या माइनर चाइल्ड के नाम पे था या किसी HUF के नाम पे था जिसके आप मेंबर थे, ठीक है जी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, तो अगर मान लो उस जगह में कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पाया गया जो कि ओन्ड बाय एनी ऑफ दिस पर्सन, तो फिर लॉ कहता है 80 GG। मुझे लगता है कि आप जानबूझ के ले रहे हो, जब आपकी खुद की जगह है तो फिर आप रेंट क्यों दे रहे हो, और ऐसे में रेंट का डिडक्शन हम आपको क्यों दें। तो इसका मतलब उस जगह पर याद रखना, उस जगह पर आपके नाम पे, आपकी स्पाउस के नाम पे, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे, आपकी HUF के नाम पे कोई अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। सर एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं काम तो करता हूँ दिल्ली में और मेरा कैलकाटा में एक घर है, सर अब उस जगह पे तो नहीं है ना, बिल्कुल सही। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम बेनिफिट नहीं देंगे अगर आपका किसी अन्य जगह पर भी एकोमोडेशन पाया गया और आप उसकी वैल्यू को 23(2)A या 23(4)A में क्लेम कर रहे हो, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर अब आपको ध्यान रखना है क्या सर, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस जगह पे आपका बिजनेस है उस जगह पे तो आपका अपने नाम से, अपनी स्पाउस के नाम से, अपनी माइनर चाइल्ड या HUF के नाम पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक हो गया। और अगर किसी दूसरी जगह पे भी है तो फिर वो वाला घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर डबल बेनिफिट मिल जाएगा। याद करो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपने घर को क्लेम कर रहा है तो क्या उसकी एनुअल वैल्यू निल हो जाती थी। तो आपको नहीं लग रहा कि डबल बेनिफिट हो गया, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो फिर यहां पर आप किराया क्यों दे रहे हो, बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरा घर किसी अन्य जगह पे है तो क्या मुझे उसको डीम्ड लेट आउट क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके 80 GG मिलेगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपको डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता कि आप 80 GG भी ले लो और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी क्लेम कर लो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहे हो तो 80 GG नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। पेपर में आएगा कि सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो है वो वर्किंग दिल्ली में है और उसका घर जो है वो यूपी में है, लेकिन वो जो घर है ना, मान लो वो लेट आउट है तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर वो क्लेम कर रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो 80 GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, क्लियर है जी। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। आई एम वेरी श्योर जितना मैंने चैप्टर कराया वो आपको सारा समझ आ गया। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या कवर कराया मैं आपको लिख देता हूँ। 80A, 80AC, 80 GG, 80 DD, GGA, GGB, GGC, ठीक है जी, 80U, फिर उसके अलावा हमने 80E, EE, EEA, EEB, TTA, TTB, मेरे ख्याल से हमने यही कवर किया है शायद। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारी जो है अगर आप देखोगे पार्ट ए मैंने ख़त्म करा दिया, पार्ट CA पूरा हो गया, पार्ट D भी ख़त्म हो गया और पार्ट B के अंदर 4 सीरीज थी, E वाली सीरीज खत्म हो गई और G वाली में एक रह गया बस 80G, अदरवाइज वो भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, कमिंग सून विद द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड एंड
डेफिनेटली आज ही इनके क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज हो वो साथ साथ ही सॉर्ट हो जाए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, डिडक्शन पार्ट 2। डोंट मिस दैट क्लास ऑल्सो। ठीक है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।